नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे ग्रामीण समुदाय की परिभाषा, उसके प्रकार एवं उसकी विशेषताएं। ये हमारा 62 नंबर का वीडियो है। 1 से लेके 61 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि तथा पशुपालन पर आधारित समुदाय ग्रामीण समुदाय कहलाता है। ऐसा समुदाय जो कृषि तथा पशुपालन पर आधारित होता है ग्रामीण समुदाय कहलाता है। नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समुदाय में कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है। कृषि को पारिवारिक व्यवसाय किसने कहा है? नेल्सन ने। बोगार्ट्स के अनुसार ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूह का विस्तृत रूप है। प्राथमिक समूह का विस्तृत रूप कहा है बोगार्ट्स ने ग्रामीण समुदाय को। ग्रामीण समुदाय में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें धनी, मध्यम और निम्न आय वर्ग वाले लोग भी रहते हैं। इसी आधार पर AR देसाई ने कहा है, भारतीय ग्रामीण समुदाय परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है। भारतीय ग्रामीण समाज को परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला कहा है AR देसाई ने। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा ग्रामीण समुदाय की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, तो चलिए उन पर नज़र डालते हैं। RN मुखर्जी के अनुसार वह समुदाय जहां समानता, औपचारिकता, प्राथमिक समूह की प्रधानता, कम जनसंख्या घनत्व तथा कृषि ही मुख्य व्यवसाय हो, ग्रामीण समुदाय कहलाता है। ऐसा समुदाय जहाँ पे समानता हो, औपचारिकता हो, प्राथमिक समूह की प्रधानता हो, कम जनसंख्या घनत्व हो और कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय हो, ऐसा समुदाय ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ द्वारा कहा गया है कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है कि ग्रामीण समुदाय ऐसे किसी भी कृषि प्रधान स्थायी समाज को कह सकते हैं जिस पर मशीन तथा उद्योगों का कोई प्रभाव ना पड़ा हो। PH लैंडिस के अनुसार ग्रामीण समुदाय वह है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो। ऐसा समुदाय जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो तथा जिसका आकार छोटा हो तथा जिसमें परस्पर घनिष्ठ संबंध हो। बूनर के अनुसार एक ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा के अनुरूप हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय वह है जिसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, जिसमें रहने वाला व्यक्ति सामान्य जीवन जीता हो तथा जिसका मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन हो। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। कृषि आधारित जीवन। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। कृषि करना ग्रामीण भारत का व्यवसाय ही नहीं अपितु उनका जीवन है। उनके जीवन की समस्त क्रियाएं इसी एकमात्र कार्य के आसपास रहती हैं। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से अति निकट व घनिष्ठ संबंध होता है। वे प्राकृतिक परिस्थितियां ही ग्रामीण मनुष्य को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार ग्रामीण जनता प्राकृतिक शक्ति की उपासना करती हैं। संयुक्त परिवार। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है। परिवार के सदस्य चाहे अपना भोजन अलग अलग बनाएं, किंतु सामूहिक खेती, पूजा पाठ, उद्योग धंधे आज भी एक साथ देखने को उनमें मिलते हैं। ग्रामीण समाज में लघु उद्योगों का अभाव होने के कारण यहाँ के लोग निर्धन एवं बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए उनका सामान्य जीवन स्तर प्रायः निम्न ही बना रहता है। परंपराओं तथा आदर्शों का महत्व। ग्रामीण सामाजिक जीवन का सामाजिक नियंत्रण परंपराओं और आदर्शों द्वारा किया जाता है। प्राचीन परंपराओं तथा आदर्शों की मान्यता ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता है। प्राचीन संस्कृति का स्थान ग्रामीण समुदाय ही है, क्योंकि वहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कारों, औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण तथा नगरीकरण इत्यादि बातों का अभी भी पूरी तरह से प्रभाव नहीं पड़ा है।
इसलिए ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक नियंत्रण अधिक प्रबल होता है। जातीयता का प्रभाव। ग्रामीण समुदाय में जातीयता की भावना अत्यंत प्रबल होती है। ग्रामीण सामाजिक संगठन का आधार ही जातीयता है। जाति के आधार पर ही ग्रामों में जाति पंचायतें बनी होती हैं और पंचायतों द्वारा ही ग्रामीण समुदाय की स्थापना की जाती है। जाति जनित छुआछूत, संकीर्णता तथा स्पृश्यता आदि बातें समाज में पाई जाती हैं। ग्रामीण समुदाय को जो जीवन होता है वह सरल एवं सादा जीवन होता है। तो अगली जो विशेषता है वो है सरल एवं सादा जीवन। ग्रामीण सादा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कृत्रिमता एवं आडंबर नहीं होता है। अशिक्षा। गांवों में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत निम्न है। भाग्यवादिता। ग्रामीण समुदाय के लोग देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और भाग्यवादी होते हैं। ग्रामीण समुदाय के लोगों का कहना है कि सभी आपत्तियां, विपत्तियां, बीमारी एवं समस्याएं केवल उसी समय आती हैं जब देवता नाराज होते हैं। भाग्य भरोसे ही कष्ट से मुक्ति पाने की प्रतीक्षा करना ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। ग्रामीण समुदाय में भाग्यवादिता अधिक प्रबल होने के कारण यहाँ कृषि का प्रकृति पर निर्भर होना है। बाढ़, सूखा इत्यादि से यहाँ का जीवन नियंत्रित होता है। जनमत का अधिक महत्व। ग्रामीण जनमत का सम्मान करते हैं और उससे डरते हैं। वे जनमत की शक्ति को चुनौती देते हैं और उसे सामने झुक जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रामीण समुदाय के प्रकार। ग्रामीण समुदाय कितने प्रकार के होते हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर ग्रामीण समुदाय को दो प्रकार से बांटा गया है। घोष। यह गांव से छोटे होते हैं एवं जंगल के पास बसे होते हैं और ऐसे गांव का मुख्य व्यवसाय पशुचारण होता है। दूसरा होता है ग्राम। इसका मुख्य व्यवसाय खेती होता है। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता है। 10 गांव के मुखिया को दासी कहा जाता है। 20 गांव के मुखिया को निशांती कहा जाता है। 100 गांव के मुखिया को क्षति कहा जाता है और 1000 गांव के मुखिया को ग्रामाधिपति कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय जो है धर्म ग्रंथों के आधार पर दो प्रकार के बांटे गए हैं। एक होता है घोष और दूसरा होता है ग्राम। घोष जो होता है वह गांव से छोटे होते हैं तथा जंगल के पास बने होते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय जो होता है वो होता है पशुचारण। ग्राम जो होते हैं इसका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता है। 10 गांव के मुखिया को दासी कहा जाता है। 20 गांव के मुखिया को निशांती कहा जाता है। 100 गांव के मुखिया को क्षति और 1000 गांव के मुखिया को ग्रामाधिपति कहा जाता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने गांव के वर्गीकरण के 6 आधार बताए हैं। आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर, प्रजाति तत्व और जातियों के आधार पर, भू स्वामित्व के आधार पर, अधिकार और सत्ता के आधार पर, दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर और स्थानीय परंपरा के आधार पर। तो डॉक्टर एस.सी. दुबे ने गांव के वर्गीकरण के 6 जो आधार बताए हैं उसमें पहला है आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर। दूसरा प्रजाति तत्व और जातियों के आधार पर। तीसरा भू स्वामित्व के आधार पर। चौथा अधिकार और सत्ता के आधार पर। पांचवा दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर और छठा है स्थानीय परंपराओं के आधार पर। सोरोकिन, जिम्मरमैन तथा गैल्पिन का वर्गीकरण। इन विद्वानों ने ग्रामों के वर्गीकरण को 2 आधार बताए हैं, घरों के संगठन के आधार पर और दूसरा है भू स्वामित्व एवं सामाजिक स्तरण के आधार पर। घरों के संगठन के आधार पर गांवों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, केंद्रित गांव और विकेंद्रित गांव। केंद्रित गांव जो होते हैं वो ऐसे गांव होते हैं जिनमें किसानों घरों का एक झुंड बनाकर रहते हैं। उनकी कृषि योग्य भूमि गांव के बाहर होती है। एक ही स्थान पर एक साथ रहने से उनमें दृढ़ता और सुसंबद्ध जीवन का विकास होता है। केंद्रित गांव कैसे होते हैं तो इसमें बताया गया है कि गांव में किसान अपने घरों का एक झुंड बनाकर रहते हैं। उनकी कृषि भूमि गांव से बाहर होती है और वे गांव एक निश्चित जगह पर अपने घर बनाकर रहते हैं।
जिससे उनमें दृढ़ता और सुसंबद्ध जीवन का विकास होता है। विकेंद्रित ग्राम, ऐसे ग्रामों में किसान अपने घरों को खेतों के किनारे छोटे छोटे समूह में बनाकर रहते हैं। उनके निवास स्थान बिखरे हुए होते हैं, अतः उनके सामाजिक जीवन में विभेदीकरण उत्पन्न होता है। विकेंद्रित गांव क्या होते हैं? तो विकेंद्रित गांव उन गांवों को कहा जाता है जिसमें किसान अपने खेतों के आसपास अपने घर बनाकर दूर दूर रहते हैं और ये घर बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण उनके सामाजिक जीवन में विभेदीकरण उत्पन्न होता है। भूस्वामित्व एवं सामाजिक स्तरण के आधार पर गांव को 6 भागों में बांटा गया है। सामूहिक स्वामित्व वाले गांव, ऐसे गांव जिनमें कृषकों का गांव की भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता है और उत्पादन को गांव के सभी परिवारों में बांटा जाता है, सामूहिक स्वामित्व वाले गांव कहलाते हैं। सामूहिक किराएदारी ग्राम, ऐसे ग्रामों में ग्रामवासी मिलकर गांव की समस्त कृषि योग्य भूमि को किराए पर लेकर कृषि करते हैं। सामूहिक किराएदारी ग्राम, ऐसे ग्राम जिनमें ग्रामवासी मिलकर गांव की समस्त कृषि योग्य भूमि को किराए पर लेकर कृषि करते हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गांव, इनमें कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। इसमें भूस्वामी, श्रमिक व जोता रहते हैं। व्यक्तिगत किराएदारी ग्राम, ऐसे ग्रामों में कृषि योग्य भूमि पर सामूहिक के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से किराया पर लेकर कृषि की जाती है। बड़े भूस्वामी कर्मचारी वाले गांव, ऐसे गांवों में कृषि मजदूर किसी बड़े भूस्वामी के यहाँ मजदूरी करते हैं और स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। राज्य, नगरपालिका, धर्म संगठन एवं अन्य संस्थाओं के स्वामित्व की भूमि पर अन्न उत्पादन के लिए लगाए गए मजदूरों और कर्मचारियों के गांव। H.J. पीक ने कृषि के विकास के आधार पर गांवों का वर्गीकरण किया है। इस आधार पर गांवों को 3 भागों में बांटा है। प्रवासी कृषि ग्राम, इस प्रकार के गांव अस्थायी प्रकार के होते हैं। ऐसे गांवों में निवासी थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर रुकते हैं, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह कृषि करने चले जाते हैं। वे एक स्थान पर कितने समय तक रहेंगे यह भूमि की उर्वरकता, मौसम की अनुकूलता और जीवन यापन के साधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। तो H.J. पीक ने कृषि के आधार पर गांवों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। पहला जो उन्होंने बताया है वो है प्रवासी कृषि ग्राम। इस प्रकार के गांव अस्थायी प्रकार के होते हैं। इनमें ग्रामीण थोड़े समय के लिए ही रुकते हैं और उनकी जो रहने की क्षमता होती है वो वहाँ की भूमि की उर्वरकता, मौसम की अनुकूलता और जीवन यापन के साधनों की उपलब्धता के ऊपर आधारित होती है। अर्धस्थायी कृषि गांव, ऐसे गांवों में लोग कई वर्षों तक रहते हैं और जब भूमि की उर्वरकता नष्ट हो जाती है तो वे गांव छोड़कर दूसरी उपजाऊ जगह पर चले जाते हैं। ऐसे गांव पहले प्रकार के गांवों से स्थायी होते हैं। स्थायी कृषि वाले गांव, ऐसे गांव में लोग पीढ़ियों से नहीं सदियों से रह रहे हैं। वे कृषि करते हैं। उनका स्वभाव स्थायी और रूढ़िवादी होता है। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों का सामना करने के बाद भी लोग इन गांवों को नहीं छोड़ते और इन्हीं में रहते हैं। इरावती कर्वे ने निवास स्थान के आधार पर भारतीय गांवों को 3 भागों में बांटा है। समूह या व्यक्तिवादी गांव, इस प्रकार की गांवों का निवास प्रतिमान एक स्थान पर केंद्रित होता है। कम जनसंख्या होने से लोग एक स्थान पर घरों का झुंड बनाकर रहते हैं और उनके खेत घरों के चारों ओर फैले होते हैं। तो इरावती कर्वे ने गांव को 3 भागों में बांटा है। पहला है समूह या व्यक्तिवादी गांव। इस प्रकार की गांव का निवास प्रतिमान एक स्थान पर केंद्रित होता है। कम जनसंख्या होने से लोग एक स्थान पर घरों का झुंड बनाकर रहते हैं और उनमें खेत घरों के चारों ओर फैले होते हैं। पंक्तिनुमा गांव, इस प्रकार के गांव की सड़कों के दोनों ओर एक लंबी श्रृंखला में होते हैं, जिसे भारत के एवं नदियों के किनारे किसी सड़क अथवा रास्ते के दोनों ओर एक लंबी पंक्ति में बसे होते हैं। जैसे भारत के कोंकण तट एवं नदियों के किनारे इस प्रकार के गांव पाए जाते हैं। गुच्छेदार या खेड़ा गांव, यह सबसे छोटा गांव कहलाता है और यह गांव आपस में रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के गांव सतपुड़ा की पहाड़ियों पर देखने को मिलते हैं। इनमें 2 गांवों के बीच की दूरियां ज़्यादा पाई जाती हैं।
भारत सरकार द्वारा गाँव को 5 भागों में बांटा गया है। छोटे आकार के गांव, जनसंख्या जिनमें 500 से कम हो। मध्यम आकार के गांव, जिनकी जनसंख्या 500 से 5000 होती है। बड़े आकार के गांव, जिनकी जनसंख्या 2000 से 5000 होती है। बहुत बड़े आकार के गांव, जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। वो गैर बसे गाँव की संख्या जो है 48,085। वर्तमान समय में 48,085 गैर बसे गाँव की संख्या भारत में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।